अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट के बाद बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो रही है, तनकीद भी हो रही है। कुछ लोग इसको सही भी समझते हैं कि शायद दस्तयाब टैलेंट यही है। कोई ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ा ऑप्शन सिवाय शेब मलिक के, या अगर हम बात कर सकते हैं फ़खर जमान के जिनको रिजर्व में भेजा गया है, तो क्या हमने वक्त पर खिलाड़ियों को अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्या हमारे पास वाकई अब ऐसा टैलेंट रह गया कि एशिया कप में बड़ी मायूसकुन कारकर्दगी के बावजूद पूरे के पूरे मिडल ऑर्डर को बरकरार रखा गया है? और इसी तरह अगर हम बात करें, कल एक और अहम खबर जिसमें शाहिद आफरीदी ने शाहीन आफरीदी के हवाले से एक दावा किया था कि वो अपने इलाज के हवाले से तमाम इंतजाम, तमाम भाग दौड़ खुद कर रहे हैं। और फिर कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शरात गए फ़खर जमान की रिहैब और शाहिद आफरीदी के बयान के बाद उनका नाम लिए बगैर लेकिन वजाहत दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन आफरीदी को सपोर्ट करेगा। लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि अब तक शाहीन आफरीदी इन मामलों को खुद देख रहे थे, जिस पर सबको बहुत हैरानगी है, क्योंकि पाकिस्तान के नहीं दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर में से एक है। उनका केस पहले ही आपको पता है, रिप्ले में भी हमने कई मरतबा डिस्कस किया कि सही तरीके से हैंडल नहीं हुआ था, लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा कि एक और ट्विस्ट आना ही बाकी था, और हमने अभी खबर भी देख ली। पुरान में इस हवाले से डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ और तौसीफ अहमद साहब मौजूद हों। तो स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर की रिटायरमेंट भी बहुत बड़ी खबर है, चूँकि टेनिस की दुनिया के तीन अजीम खिलाड़ी अगर हम कहें, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, तीनों एक ही तकरीबन दौर में खेले। और रॉजर फेडरर चूँकि इनसे सीनियर थे इसलिए पहले उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। इंजरी मसाइल से 3 साल से नबरद आजमा रहे, लेकिन तारीख के चंद बेहतरीन जो है वो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रॉजर फेडरर की और उनके राइवल जो हैं, यानी कि नडाल हो जाए या जोकोविच याद रहेगी, वो है इनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्योंकि जब भी फाइनल हुए इनके ग्रैंड स्लैम के, एक से बढ़ के एक, लेकिन कभी कोई एक वाक़या ऐसा नहीं है जब इन लोगों ने आपस में कभी कोई किसी किस्म की डिसिप्लिन की जो है ना खिलाफ वर्जी की हो, कोई ऐसी चीज़ की हो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी है। और जो सबसे खूबसूरत यादें मेरे ख्याल में रॉजर फेडरर की रहेंगी अलॉन्ग हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, ग्रैंड स्लैम जितने उन्होंने जीते, जितने बेतहाशा ATP टूर्नामेंट जीते, वो इनकी पोस्ट जो मैच या फाइनल टॉक्स होती थी जहां बहुत धीमे अंदाज से, बहुत ग्रेसफुली रॉजर फेडरर ने हमेशा जो है वो मीडिया को, अपने राइवल्स को फेस किया। और ये वो चीज़ है जो इनकी लेगेसी बनेगी, क्योंकि आप रॉजर फेडरर के जितने भी आप उठा के देख लें कारनामे, उसमें जो सबसे बेहतर चीज़ इनकी रहेगी वो है इनकी बेदाग शख्सियत, नॉन कंट्रोवर्शियल और द मोस्ट ग्रेसफुल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जो कि हमने देखी है अपने रीसेंट टाइम्स में। इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अब बैक टू द मेन टॉपिक्स। पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 का स्क्वाड कल अनाउंस हुआ, जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर आप सब बहुत डिबेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर फीडबैक भी आ रहा है। हमने भी चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब को दावत दी है, होपफुली वो 1 या 2 दिन में हमें ज्वाइन करेंगे, तो जो सवालात आपके जहन में उनसे पूछेंगे। लेकिन पहले क्योंकि कल प्रोग्राम के दौरान ही टीम अनाउंस हुई थी, तो मैं समझ रहा हूँ कि हम एक दफ़ा फिर जाके पैकेज देख लेते हैं टीम की अनाउंसमेंट का। कल जो पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए जो टीम अनाउंस हुई, तो एशिया कप में अच्छी कारकर्दगी नहीं थी हमारे मिडल ऑर्डर की, लेकिन बरकरार रखा गया। क्या ये अब हद से ज़्यादा एतमाद है या फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है? पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ ने हमें ज्वाइन किया, कुछ देर में रुकन साबिक सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब भी ज्वाइन करेंगे। रऊफ, आपके ख्याल में एशिया कप में ज़रूर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, लेकिन अफगानिस्तान का मैच देखिए, भारत के खिलाफ पहले मैच में शिकस्त हुई, फिर श्रीलंका के खिलाफ आखिरी दोनों मैच बशमूल फाइनल जो में शिकस्त हुई। हमारा मिडल ऑर्डर पूरी तरह नाकाम रहा, लेकिन पूरे ही मिडल ऑर्डर को रिटेन किया गया है। क्या हमारे पास मजीद कोई चॉइसेस नहीं हैं, या हमने चॉइसेस बनने नहीं दी, या समझते कोई बात नहीं, एक टूर्नामेंट था, जैसे भारत ने भी बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं की तो फिर हम भी चले तब्दील नहीं करते? आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस पूरी चीज़ को? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक टोटल नॉन सीरियस एटीट्यूड है, क्योंकि आप इंडिया के साथ कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो इंडियन बैटिंग लाइन है, जो उनका मिडिल ऑर्डर है, वो बड़े कॉम्पिटेंट बैट्समैन है, वो बड़े एस्टैब्लिश्ड डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, जो वहाँ से बड़ी लंबी क्रिकेट खेलकर और बड़ा परफॉर्म करके आए हुए हैं। मगर जो हमारी मिडिल ऑर्डर है उसमें ना तो कोई इंटरनेशनल परफॉर्मर है और ना ही डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। एक आध जो T20 टूर्नामेंट है उसमें से उठाकर उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, और जो पास्ट में जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का रवैया रहा, नॉन सीरियस एटीट्यूड, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अभी ये हालात देखने पड़ रहे हैं। क्योंकि जो इस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं थे उनको कंसिस्टेंट इन्होंने ओबलाइज भी किया और उनको चांसेस भी दिए। जो इस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं थे उनको खराब किया गया, उनको भी ओबलाइज किया गया। अब मसला ये है कि देखिए, आपके पास फ़हीम अशरफ एक बहुत ही टॉप क्लास ऑलराउंडर आया, आपने उसको ज़ाया कर दिया। उसके बाद आपके पास फ़खर जमान थे, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैट्समैन थे, जिन्होंने हर जगह पे साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, इंग्लैंड में
सेंचुरी करके उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद जो आपका ये T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके जो क्रूशियल मैचेस थे उनमें उन्होंने परफॉर्म किया, तो उनका बैटिंग आर्डर डिस्टर्ब करके उनका टोटल सिस्टम से ही आउट कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो हमारी लोअर मिडिल आर्डर है, जिसमें कुछ चिल है, इफ्तिखार है, आसिफ अली है, इनको सिर्फ एक साल नहीं है, मेरा ख्याल है कि 4-5 साल हो गए इनको लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पर चांसेस मिल रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान टीम में मिल रहे हैं, बल्कि जो पाकिस्तान की जितनी भी डोमेस्टिक लीग्स हैं और जो डोमेस्टिक फॉर्मेट है उनमें भी उनको कंसिस्टेंट ऑब्लाइज किया जा रहा है, मगर उनकी परफॉर्मेंस उस मेयार की नहीं है। तो अभी भी जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की है, तो उसमें भी मेरा ख्याल कि मिडिल आर्डर इनको चाहिए थे, मगर शान मसूद को नो डाउट कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है, मगर जिस पोजीशन पर उसको सिलेक्ट किया गया, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के लिए इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। रऊफ, यही मेरा सवाल है आपसे कि अगर रिजवान बाबर की ओपनिंग पार्टनरशिप देखें, मिक्की आर्थर हों या इंटरनेशनल मीडिया, वो कहते हैं जी वर्ल्ड क्लास है, रैंकिंग्स अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद इतने इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पाते कि स्ट्राइक रेट का एक प्रॉब्लम है, जो T20 की डिमांड नहीं है, जो इतना वो जिस स्ट्राइक रेट पे वो दोनों खेलते हैं। फिर जैसे आपने कहा रऊफ कि अगर शान मसूद भी आ जाते हैं, इफ्तिखार अहमद भी मौजूद हैं इसी बैटिंग लाइन में, तो हम तो फिर दुनिया की बाकी बैटिंग लाइन के मुकाबले में ये T20 से ज़्यादा एक वनडे फॉर्मेट की बैटिंग लाइन ज़रूर लगती है, जिसके अंदर प्लेयर्स लंबा खेल सकते हैं। लेकिन तेज़ खेलना जो T20 में काउंटर अटैकिंग होता है या एक अटैक फ्रॉम द वर्ल्ड गो, रऊफ इस अप्रोच से हम वर्ल्ड T20 में कुछ खास कारकर्दगी दिखा सकेंगे? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आपने दुरुस्त कहा। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि ये एक टेस्ट टीम की बैटिंग आर्डर आप इसको कह सकते हैं, जिसमें बाबर आजम है, उसके बाद रिजवान है, इफ्तिखार है, उसके बाद अब शान मसूद को आपने रख लिया। मगर आप इसको किसी तौर पर भी T20 फॉर्मेट की बैटिंग लाइन नहीं कह सकते। अगर कोई डिजास्टर होता है वर्ल्ड कप में या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नाकाम रहता है, तो इसमें फिर आप ये ब्लेम नहीं देंगे कि हमने बड़ी टॉप क्लास सिलेक्शन की थी इस फॉर्मेट के मुताबिक, मगर वो अनलकीली वो परफॉर्म नहीं कर सके। मगर आप आपको ऑलरेडी दिखा रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं कि ये जो आपने बैटिंग लाइन चूज की है, ये इस फॉर्मेट की बैटिंग लाइन नहीं है। ये टेस्ट क्रिकेट या वनडे इंटरनेशनल में तो सर्वाइव कर सकती है, मगर इस फॉर्मेट में जब आपकी जो एवरेज है वो एक्सीड करेगी, 7-8 रन से ऊपर जाएगी, तो इनमें से कोई एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं है कि जो इसको एग्जीक्यूट कर सके इस एवरेज को और पाकिस्तान को मैच जितवा सके। तो मेरा ख्याल है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है इस चीज़। रऊफ, एक और चीज़ भी है कि लोग ये सवाल करते हैं, कल मैं एक यूट्यूब चैनल पे बात कर रहा था, तो वहाँ पर भी काउंटर आर्गूमेंट ये हुआ कि अगर इफ्तिखार, खुशदिल शाह या आसिफ अली नहीं तो फिर कौन? डेफिनेटली मेरी इस पर ओपिनियन मौजूद है, लेकिन चूँकि आप एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा रऊफ कि हमारे पास फिर बैकअप ऑप्शन क्या हो सकता था? लोग कहते हैं जी हमारे पास तो यही 3 लड़के हैं, इसके अलावा तो टैलेंट है नहीं। क्या वाकई ऐसा है कि हमारे पास डोमेस्टिक में कोई एक बैकअप नहीं है कि हम एशिया कप के बाद या कम अज़ कम इंग्लैंड सीरीज में तो 7 T20 मैचेज है, 7 T20 मैचेज का सवाल कल मैंने रऊफ जॉस बटलर से किया, तो उन्होंने भी कहा आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत चैलेंजिंग होगा कि 7 T20 मैचेज, बोलना बहुत आसान है रऊफ, आपने क्रिकेट खेली हुई है, इसको खेलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी डेली एक दिन ट्रैवल है, फिर आपका प्रैक्टिस है, फिर आप 7 मैचेज, तो हम तो कोई कॉम्बिनेशन ट्राई भी नहीं करना चाह रहे ना। तो क्या हमारे पास बस यही टैलेंट है, दी एंड कर दें यहाँ पर इस टीम को अगले 10 साल तक खिला लेते हैं कि हमारे पास अब टैलेंट खत्म हो गया है? देखिए, बहुत ही आपके जेन्युइन एक वैलिड क्वेश्चन है, और मेरा ख्याल है कि जो पहली बात है कि 7 जो T20 मैचेस बहुत डिफिकल्ट हैं, क्योंकि अगर 4 डे या टेस्ट मैचेस हो रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रेस्ट डे भी आ जाता है, फिर आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग को भी चांस मिल जाता है, काफी रेस्ट का भी टाइम मिल जाता है। मगर ये बहुत ही फास्ट क्रिकेट है और इसमें जो मैचेस हैं लोगों के लिए आसान है, मगर मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए यहाँ पर सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इन ह्यूमिड कंडीशंस में। अब जो दूसरी बात आपने की है, ये मैंने भी सुना है सोशल मीडिया पे और आगे पीछे, बहुत ही मजा का खेल चीज है कि क्या हमारे पास यही है, हमारे आप इनका रिप्लेसमेंट बताएं। भाई रिप्लेसमेंट हम क्यों बताएं? रिप्लेसमेंट वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसका चेयरमैन बताए जिनको अरबों रुपए की फंडिंग आ रही है ICC की जानिब से टीवी राइट्स की मद में, और एक बड़ा फंड उनको जनरेट हो रहा है, जो एक खुद मुख्तार इदारा है, और जो इतना बड़ा पैसा वहाँ पे लगा रहा है, इतने बड़े इतने प्रोफेशनल रखे हुए हैं, एक प्रोफेशनल आपने 20-20, 15-15 लाख रुपए तनख्वाह पे हायर किए हुए, तो ये जवाब उनको देना है कि भाई आपके पास क्यों उसका खुशदिल शाह का मुतबादिल नहीं है, आपके पास इफ्तिखार का मुतबादिल क्यों नहीं है, आपके पास जो आपका आसिफ अली है उसका रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है, आपके पास ओपनर का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है, आपके पास इस फॉर्मेट के ओपनर क्यों नहीं है, आपके पास इस फॉर्मेट के जो स्पिन बॉलर्स हैं वो क्यों नहीं है? ये उनको सवाल का जवाब देना बनता है, ये हमें जवाब देना नहीं बनता, क्योंकि जो हमारे जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, जो उन्होंने इमरान खान की यहाँ में यहाँ मिलाई थी, उन्होंने सारा सिस्टम
बिल्कुल फ्लैट आउट कर दिया था, आपके सारे रीजनल क्रिकेट खत्म कर दी थी, आपका डोमेस्टिक डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करके उन्होंने 6 टीमों का सिस्टम कहा था कि हम ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर लेकर आएंगे और ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर हमें बहुत टॉप क्लास प्लेयर देगा। अब वो 5 साल हो गया उस ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर को लागू किए हुए, तो उसमें से उसकी प्रोडक्ट बताया कि अगर आप अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो फिर आपने जो अरबों रुपया उस चीज को जाया किया, उसका जवाबदेह कौन होगा? फिर जिसने सिस्टम को रिप्लेस किया, जो पहला चलता चलाया सिस्टम था, उसको उसने खराब किया, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो अब ये किसी सूरत भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, ना इनके पास प्लेयर की रिप्लेसमेंट है, ना इनके पास सिस्टम की रिप्लेसमेंट है, ना इस सिस्टम को ओवरऑल कर सके। और उल्टा ये सवाल उन लोगों से पूछ रहे जो उनको तनकीद करते हैं कि भाई आप बताएं इनके मुतबादल क्यों है। हम क्यों बताएं मुतबादल क्यों? आप बताएं ना, आपके सिस्टम ने 5 साल में कौन से मुतबादल दिया है इस पाकिस्तान की टीम को? बिल्कुल ठीक बात है। मेरे ख्याल में अगर हमसे पूछो तो फिर रऊफ हमें ये कहना चाहिए कि फिर हमें सिलेक्टर बना दें, 6 महीने का टाइम दे, तो फिर हम आपको रिप्लेसमेंट जो है ना वो ढूंढ के रऊफ दे सकते हैं। लेकिन रऊफ अगर हम बात करते हैं, जो एक डिस्कशन हो रहा है सोशल मीडिया पर, जैसे कि हैदर अली को हम चांस नहीं देते लेकिन अभी उनको पूरा चांस मिलना है। देखिए प्रॉब्लम वही है कि हैदर और शान दोनों रेगुलर खेले नहीं हुए, तो इंग्लैंड के खिलाफ कम से कम इनको 7 मैचेस में से 4-5 तो मिलने ही चाहिए कि वर्ल्ड कप तक इनकी प्रिपरेशन हो जाए। दूसरा, शुएब मलिक पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। क्या वो जो उनका ट्वीट है जहां उन्होंने कहा कि जी लाइकिंग डिसलाइकिंग या फ्रेंडशिप, क्या वो आड़े आ गया? क्योंकि अगर आपको याद होगा रऊफ के लास्ट वर्ल्ड T20 में भी आसिफ अली ने दोनों मरतबा जब मैच फिनिश किया तो शुएब मलिक एक दफ़ा तो उनके साथ खड़े थे, एक मरतबा वो आउट होके गए तो उसके बाद उन्होंने आसिफ अली ने मैच को फिनिश किया। यानी कि एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है कि आपके साथ कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर हो जो आपको चला रहा हो, खिला रहा हो। तो हमारे मिडल ऑर्डर में तो बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पर सभी रॉ टैलेंट हैं, सभी इनएक्सपीरियंस हैं, सभी के पास मैच्योरिटी नहीं है। तो शुएब मलिक क्या ऑप्शन नहीं हो सकते थे? कम से कम बाबर आजम की कैप्टनसी को एक सहारा मिलता, हमारे यंग प्लेयर्स को थोड़ा सा एक पेप टॉक्स कर सकते थे, या आप समझते नहीं शुएब मलिक का वक्त गुजर गया? देखिए मेरे ख्याल आपको बाकी जो टीमें उनकी वर्ल्ड क्रिकेट है उसकी एग्जांपल सामने रखनी चाहिए। आप देखें इंग्लिश टीम में कौन सा पास का प्लेयर है जो शुएब मलिक से 5 साल बाद आए थे, वो भी सब रिटायर हो चुके हैं। जो साउथ अफ्रीकन शुएब मलिक से 10 साल बाद आए थे वो रिटायर हो चुके हैं। जो ऑस्ट्रेलियन शुएब मलिक से 10 साल बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का हिस्सा बने थे वो उन्होंने निकाल दिए, आज से 5 साल पहले निकाल दिए। जो इंडियन शुएब मलिक के बाद इंडियन टीम में आए वो सब डिस्कार्ड कर दिए गए हैं। तो शुएब मलिक यहाँ पे एक मेरा काउंटर आर्गुमेंट कहता है कलामी माफ के शुएब मलिक ने एक चीज अच्छी की है कि गुज़िश्ता 5 साल में दुनिया भर में लीग्स खेल रहे हैं, इवन PSL में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फिटनेस मेंटेन की हुई है। तो क्राइटेरिया तो वो उम्र के अलावा, अगर उम्र हम ना डिस्कस करें कि चले उनकी एज जिस तरह आगे बढ़ गई, लेकिन बाकी चीज़ों को तो वो मीट करते हैं। नहीं देखिए जो ये चीज है ये भी आप सामने रखेंगे। जो पीटरसन है इंग्लैंड से रिटायरमेंट लेने के बाद वो पूरी वर्ल्ड वाइड वो खेलते रहे, लीग खेलते रहे, उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। डिविलियर्स साउथ अफ्रीका छोड़ने के बाद मुख्तलिफ लीग में रिप्रेजेंट करते रहे और उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। इसी तरह जो आप जो वर्धने थे श्रीलंकन कैप्टन थे, वो भी छोड़ने के बाद काफी लीग में खेलते रहे, उनकी भी जो परफॉर्मेंस की आउटस्टैंडिंग थी। बात यह कि दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड पुराने प्लेयर्स पर नहीं जाता, ठीक है, वही जाता है। और देखेंगे अब ऑस्ट्रेलियन देख लें, मैं आपको एक एग्जांपल देते हैं कि ऑस्ट्रेलियन के जो 35 पिछले जो ओलंपिक्स थे 40 मेडल थे उनके। इसका मतलब है कि उनकी 40 या 50 गेमें ऐसी हैं जिनमें बाकी प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ क्रिकेट नहीं है हमारा, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेली जाती है और हर गली मोहल्ले हर जगह पे पाकिस्तान का कोई कोना खतरा ऐसा नहीं है यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेली जाती और इसके बावजूद हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही और हम फिर दोबारा 40 साल का प्लेयर को हम जिंदा करके ले आते हैं। बात यह है कि हमारा सिस्टम फिर प्रोडक्शन क्या दे रहा है। फिर हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है या थिंक टैंक है उसको सामने आके यही बात बतानी चाहिए कि भाई हमारा ये रऊफ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो जो लोग बात कर रहे हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका जवाब मैंने या रऊफ के बजाय सिलेक्टर्स को देना है और इसीलिए हम सिलेक्टर को बुलाने इंशाल्लाह एक आध दिन में हमारे साथ होंगे तो पूछेंगे भाई क्या आपने क्या रिप्लेसमेंट तलाश करने की कोशिश भी की, या वो जो ये समझते हैं कि शायद हमारा बेस्ट टैलेंट है। ये दो मुख्तलिफ बातें डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदेद। अब जिस मामले में हम बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि शाहीन शाह अफरीदी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के चंद बेहतरीन फास्ट बॉलर में शुमार होते हैं। उनकी इंजरी के मुतालिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ वो इंजर्ड हुए थे 1 महीने पहले और फिर हमें ख्याल आया उनको रीहैब करने। शाहिद आफरीदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि शाहीन ये अखराजात खुद उठा रहे हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक एलामिया जारी करने मजबूर होता है कि जी हम पहले भी उठाते रहे हैं खर्चे और अब भी उठाएंगे और फिर फ़खर जमान को भी भेज दिया गया। लेकिन ये बात इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है, शाहिद आफरीदी कह रहे हैं और शाहिद आफरीदी की बात की बिल्कुल तरदीद नहीं की क्रिकेट बोर्ड ने सिवाय इसके कहने के कि हम जी मदद जारी रखेंगे। शाहीन शाह अफरीदी जैसा टैलेंट 1 महीने तक पहले नैदरलैंड घूमता रहा, दुबई घूमता रहा,
फिर उसको हमने यूके भेजा। और क्या अब ये सलूक होगा इतने बड़े बड़े बॉलर के साथ कि वो अपने पैसे पे करेगा और बाद में रसीदें भेजेगा कि मुझे रीइंबर्स कर दें? बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आता है और चेयरमैन पर स्पेशली आता है कि किस तरह के इनकम्पिटेंट लोग उन्होंने टीम के साथ रखे हुए, इंतहाई अनप्रोफेशनल लोग इस जो बॉलिंग फास्ट बॉलिंग का शोबा उसको डील करने के लिए रखा है। और देखें कि ये जो फिटनेस का प्रॉब्लम हुआ पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स में, ये खुद इनकी नाअहली की वजह से हुआ। आप देखें कि आप फास्ट बॉलर तो श्रीलंका लेकर जा रहे हैं, अगर आप में कोई कैपेबल है, कोई पढ़ा लिखा बंदा आपने साथ रखा होता तो उसको पता होता है कि वहां पर ह्यूमिडिटी लेवल 72% है, और उसके बाद वहां पर जो आपकी डिहाइड्रेशन और जो हीट स्ट्रोक के प्रॉब्लम आएंगे, इसमें होता ही है कि जो फास्ट बॉलर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाती है। जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर डिहाइड्रेशन ये हीट किसको कहते हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, श्रीलंका या यूएई वगैरह में, तो आपको अपने बॉलर को बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि उनके जो सिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। इसमें होता ही है कि जो आपका जो बॉडी सिस्टम होता है, जब आपको हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन होती है तो बॉडी सिस्टम स्लो हो जाता है, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जाती है हार्ट को वो बहुत स्लो हो जाती है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वापस आपके मुख्तलिफ पट्टों को और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उसकी सप्लाई बहुत स्लो हो जाती है। इस वजह से इंजरीज के चांसेस वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब प्रोफेशनल कोई आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टाफ के साथ होता तो वो अव्वल तो अपने 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर वहां पर लेकर नहीं जाते, अगर लेकर जाते तो उनको यूटिलाइज अच्छे तरीके से करते। अब इनको पता नहीं चला कि 40-45 दिन इनके साथ हुआ क्या, इनको प्रॉब्लम क्या है, इनको नी की कौन सा प्रॉब्लम है, हैमस्ट्रिंग क्या है, कौन सी इंजरी है। फिर इनको साथ सोने पे सुहागा नेदरलैंड के टूर पर साथ ले गए, वहां पर इनके सारे प्रैक्टिस सेशन उन्होंने करवाए साथ, उसके बाद फिर यूएई के पास साथ ले गए। तो मसला ये है कि जब इस तरह के प्रोफेशनल लोग डील करेंगे इतने हसास मैटर्स को, तो फिर जो वर्कलोड है वो तो फास्ट बॉलर पर आएगा। छोटे छोटे माइनर जिनके बायोमैकेनिकल इशू है जिनकी वजह से इनका फिटनेस का हो रहा है, जिस तरह इसका नसीम शाह का था, इसका जो फ्रंट जो फुट है वो थोड़ा सा डीप फाइन लेग और स्क्वेयर की तरफ जाता है, तो जब तक वो सीधा नहीं करवाएंगे इसका काफ का इंजरी इसकी होती रहेगी। इसी तरह जो आपका शाहनवाज दानी है, उसकी इंटरकोस्टल मसल की इंजरी है, उसका भी यही प्रॉब्लम है, मिक्स का एक्शन है, और जब वो बहुत ज्यादा जोर लगाएगा जिस तरह इंडिया के खिलाफ लगाया तो उसको दोबारा ये पेन आएगी और उसका ये टीयर हो जाएगा दोबारा इंटरकोस्टल मसल में। तो ये सब जो बॉलर है उनके साथ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। मगर आप अफरीन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा पर और जो आगे उनके थिंक टैंक है जो उनको मशवरा देने वाले हैं, इंतहाई इनकम्पिटेंट और अनप्रोफेशनल लोग उन्होंने साथ रखे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने अपने बॉलर को यूटिलाइज किस तरह करना है, हमने उनसे काम किस तरह लेना है, आगे बड़े इवेंट आ रहे हैं उनको इस्तेमाल किस तरह करना है। और आप मेगा इवेंट से पहले, एशिया कप से पहले आपके जो 3-4 फास्ट बॉलर थे वो सब इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए, और आप जो बाकी थे वो भी 50% आपकी फिटनेस के साथ खेल रहे थे। तो ये मेरा ख्याल है कि इनको ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और रऊफ, अगर हम बात करें, जैसे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, उनके हवाले से कितने अफसोस की बात है कि शाहिद आफरीदी को ये बात कहनी पड़ी और फिर ये मामला जो है वो पूरी दुनिया के सामने आया और फिर क्रिकेट बोर्ड ने इस पर एलामिया दिया। रऊफ, आपने बड़ी लंबी अरसे पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के साथ भी आप ट्रैवल करें, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले, तो इस तरह होती है मैनेजमेंट? आपके ज़माने में क्या होता था? क्या फास्ट बॉलर्स को जब इंजरी होती थी तो किस तरह लुक आफ्टर होती थी? और अभी देखें फ़खर जमान भी सीधा रिहैब करने यूके चले गए, अच्छी बात है, वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम क्या 75 सालों में अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सेंटर कायम नहीं कर सके जहां हमारे पास घुटने का इलाज हो सके, जहां हमारे प्लेयर्स जाके अपना रिहैब कर सकें? देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, और ये इन्होंने यहाँ पर करोड़ों रुपया जाया किया हुआ, और पाकिस्तानी कौम को इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपने क्यों इतने अनप्रोफेशनल लोग अब तक रखे हैं और क्यों आगे उनको इस्तेमाल किया। दरअसल ये चीज़ें सारी लॉबी सिस्टम के तहत चलती हैं और लॉबी और ग्रुप इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बंदे को लाते हैं, वो अपने रिश्तेदार लेकर आ जाता है, हर फील्ड में ऐसे ही है, और इस तरह ये चेयरमैन से लेकर नीचे तक सब एक दूसरे को ओब्लाइज कर रहे होते हैं, और इसी ओब्लाइज की वजह से पाकिस्तान का जितना सारा सिस्टम और सारा ढांचा स्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया। अब ये होता है कि आपको हल्की सी एक लेगामेंट की इंजरी होती है, नी की, या मेनिस्कस इंजरी होती है, या आपको लेगामेंट का टीयर होता है, या ये मसल पुल होता है, तो आप भागे भागे इंग्लैंड चले जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई पीसीबी का डॉक्टर या स्टाफ, मेडिकल स्टाफ नहीं मिलता कि जो आपको रिहेबिलिटेशन में मदद कर सके। तो ये मेरा ख्याल है कि सोचने का मुकाम है कि ये क्यों जा रहे हैं। और दूसरा, जहाँ तक आपने बात पूछी है कि ये अपने खर्चे पे क्यों इलाज करा रहे हैं, और ये क्या पहली दफा हुआ? ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रीत बन चुकी है कि जो प्लेयर अनफिट होता है उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। अदरवाइज कोई बहुत ही इनका कोई फेवरेट प्लेयर हो जिसको इन्होंने बहुत ज्यादा ओब्लाइज किया, तो उसका ये
एक्स्ट्रा जाकर उसका ये प्रोसेस करते हैं और उसको उससे इन्वेस्ट करते हैं, मगर अगर कोई प्लेयर इनका फेवरेट ना हो तो उसको फिर इसी तरह ये जाया करते हैं। इससे पहले मोहम्मद जाहिद एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी। तो जब उनकी कमर में प्रॉब्लम हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया था और वो अपने पैसों की बल पे उन्होंने अपनी कमर का ट्रीटमेंट करवाया था। तो अब यही शाहीन की केस में भी सामने आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे। पुराने में ब्रेक शामिल करते वापस आकर नेशनल टीम कराची के अंदर इंग्लैंड टीम ने प्रैक्टिस करनी है और फिर पेशावर ज़ल्मी कुछ एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से रिपोर्ट दिखाएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराने में शामिल करते हैं कुछ मज़ीद खबरें और बात करते हैं जनाब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की। 17 साल बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंची। कल कराची में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब से कुछ देर बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपना पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी नेशनल स्टेडियम कराची में। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक वहाँ मौजूद हैं। इमरान, क्या तैयारियां हैं इस वक्त स्टेडियम के अंदर इस सीरीज़ के हवाले से, और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को भी आज प्रैक्टिस करनी है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची में और आज से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ T20 खेले जानी है उसके लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज से अपनी तैयारियों का आगाज़ कर रही है। शाम 7 बजे यानी अब से कुछ देर बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी और 17 साल बाद ये पहला मौका होगा कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के किसी ग्राउंड में आपको प्रैक्टिस करती हुई नज़र आएगी। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, बिल्कुल ये पिचेस का जो स्क्वायर है वो तैयार कर दिया गया है। प्रैक्टिस पिचेस जो पीछे बनाई गई हैं 2 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बनाई गई हैं, 2 इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बनाई गई हैं और तमाम जो ब्रॉडकास्टर्स का काम है वो भी जारी है। डिजिटल बाउंड्रीज़ की तनसीब का काम जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर ये भी जारी है। तो साथ साथ इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तैयारियां भी जारी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीरीज़ के हवाले से जो तैयारियां हैं तारीख़ी सीरीज़ के हवाले से वो भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया इमरान। यकीन और बड़े एक्साइटिंग लम्हात हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान में। कराची में कुछ देर बाद इन एक्शन होगी नेशनल टीम कराची के अंदर। पुरान में आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपको रिपोर्ट दिखाते हैं पेशावर ज़ल्मी का टैलेंट हंट शुरू हुआ है जनाब खैबर पख्तूनख्वा में। जमरोद में कल पहले दिन ट्रायल्स हुए। आप रिपोर्ट देखिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।